आप सारे लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ घर पर होंगे अपने और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। सुनने में आ रहा है कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पढ़ें, क्योंकि यही तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम को तुम अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ोगे तभी कुछ होगा। आईआईटी एनआईटी जाने के लिए नहीं सही, कम से कम अपने फ्यूचर के लिए तो पढ़ो। पढ़ने से कोई गलत चीज़ नहीं है, पढ़ना कोई गलत चीज़ नहीं है, पढ़ना एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ पढ़ो, चीज़ें करो, ट्राई करो, कोशिश करो, होगा ज़रूर होगा, इसे हार मत मानो। तो ट्राई करते रहो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इसी बात के साथ। तो आज का लेक्चर है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं और आज का लेक्चर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है आयनिक इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? पीएच निकालना सीखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का पीएच कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ फॉर्मूला डिराइव हुए थे, मैंने तुम लोगों को बताया भी सही कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ लगेगी, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आज मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ कि सपोज अगर मैं दो वीक एसिड्स को मिक्स कर देता हूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले मैंने क्या किया था, पहले वाले जो लेक्चर में, उसमें मैंने ओनली एक एसिड लिया और उसका पीएच कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट किया। आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अगर मैं दो एसिड लेता हूँ, वीक एसिड या दो वीक बेस लेता हूँ, वीक एसिड का बताऊंगा तो वीक बेस का अपने आप समझ जाओगे। तो वीक एसिड अगर लेता हूँ और उनको अगर मैं मिक्स करता हूँ तो उनका पीएच कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक स्टेप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पीएच और मिक्सिंग ऑफ टू वीक एसिड्स, टू वीक एसिड्स, ठीक है। समझना अच्छे से समझना। सपोज मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूं, मेरे पास सपोज एक है HA वीक एसिड है, ठीक है। HA वीक एसिड लिया मैंने, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं C1 ले रहा हूं, इसका जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसको मैं अल्फा ले रहा हूं, और उसका जो भी Ka होगा, क्योंकि वीक है तो इसका जो भी Ka होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो भी तुम बोलना चाहो उसको मैं K1 ले रहा हूँ, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे की। इसी तरीके से मैं एक और एसिड ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ HB। ये भी क्या है? एक वीक एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है हमारे पास, अल्फा 2 है, और ये है हमारे पास Ka2, ठीक है। तो ये दो वीक एसिड ले लिए मैंने, और मैं यहाँ पे कुछ उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको अज्यूम कर रहा हूँ, उनके कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अज्यूम कर रहा हूँ, प्लस उनका जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है या जो भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। देखना जाना काफी सिंपल सी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वाला जो वीक एसिड है HA, ये वीक है ना, तो वीक है तो तुम्हें पता है कि वीक का कैसा होता है? पार्शियली डिसोसिएशन, कंप्लीट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में HA बच जाएगा, तो ये होगा H प्लस प्लस A माइनस। चीज क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। चलो आगे चलते। स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? C1। इससे क्या होगा, फिर कुछ चला जाएगा C1 माइनस C1 अल्फा 1, यहाँ बनेगा C1 अल्फा 1, यहाँ बनेगा C1 अल्फा 1। चीज क्लियर है? क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले एसिड के अंदर लिख रहा हूं मैं। सिमिलरली जो अपना दूसरा एसिड है HB भी कैसे कन्वर्ट होगा? H प्लस प्लस B माइनस के अंदर, इसका T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C2, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा C2 माइनस C2 अल्फा 2, सॉरी C2 अल्फा 2, तो यहाँ बनेगा C2 अल्फा 2, यहाँ भी बनेगा कितना? C2 अल्फा 2। चीज क्लियर है? अब अगर तुम्हें पता हो तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर तुम्हें एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। तो ये दोनों भी क्या है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, मतलब उस अगर ये मिक्सचर है तो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम ये भी हो रहा है और एक इक्विलिब्रियम ये भी हो रहा है। तो मैंने तुम्हें वहां पे बताया था कि अगर कभी भी कोई भी कॉमन स्पीशीज आती है तो उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम सम कर देते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या कोई कॉमन स्पीशीज है, तो तुम देखोगे कि HA के डिसोसिएट होने पर H प्लस आ रहा है और HP के डिसोसिएशन होने पर भी क्या आ रहा है? H प्लस। मतलब यहाँ पे कॉमन स्पीशीज क्या है? कॉमन स्पीशीज है H प्लस, कॉमन स्पीशीज है H प्लस। तो हम क्या कर सकते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते हैं ना कि कौन सा H प्लस कौन से एसिड से निकल के आया है, तो हम इनका सम करते हैं। तो यहाँ पे अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा तो उसको मैं ये नहीं लिखूंगा C1 अल्फा 1, मैं इसको लिखूंगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2।
ठीक है। इसी तरीके से अगर Hb की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा C2 अल्फा 2 प्लस इसका वाला मतलब C1 अल्फा 1। तो ये इसके लिए तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन होगी H प्लस के लिए। ये कब हो रहा है, जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया की बात कर रहा हूं मैं, तब इस चीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये C1 अल्फा 1 हो गया और प्लस C2 अल्फा 2, ये भी C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1, ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं C1 कॉमन लूं तो क्या लिखा हुआ है, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, और यहाँ पे अगर मैं C2 कॉमन ली तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C2 माइनस 1 अल्फा 2, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। अब अगर अपना ये वाला जो फर्स्ट था इसका K1 होगा ना, तो K1 किसके बराबर होगा, K1 बराबर होगा अपना H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय एच के बराबर है ना। अब बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है क्या, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये रही मतलब C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। चीज क्लियर है क्या किया है। इसी तरीके से क्या मैं K2 लिख सकता हूँ, तो K2 लिख सकते हैं ना सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, H प्लस इंटू बी माइनस डिवाइडेड बाय एच बी लिख दिया, ठीक है। कि H प्लस क्या है, H प्लस ये रहा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर है क्या क्या किया हुआ है। अब तुम देखोगे तो ये C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो दोनों वीक एसिड है ना, ये दोनों वीक एसिड का जो Ka और Ka2 काफी कम होता है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इनका जो भी डिसोसिएशन है वो काफी ज्यादा कम हो रहा है। तो काफी ज्यादा कम हो रहा है तो यहाँ पे हम अजम्पशंस क्या ले लेते हैं कि अल्फा 1 जो है वो भी लेस देन 1 है, काफी ज्यादा, मतलब 1 माइनस अल्फा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और इसी तरीके से अल्फा 2 भी लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा 2 को भी क्या लिख सकते हैं 1। ये अजम्पशन जो अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कोई अल्फा ग्रेटर देन 5% लेस देन 5% निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ये लगा सकते हो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 90% केसेस के अंदर यही होता है, ठीक है। वो चीज कब करेगा, जब वो तुमसे अलग अलग चीजें निकलवाएगा या क्वाड्रेटिक सोल्व करवाएगा, जब वो कैलकुलेशन पार्ट देगा, और जनरली जेई और नीट के अंदर कैलकुलेशन पार्ट होता नहीं है। तो तुम्हें यही चीज फॉलो करनी है, इससे तुम्हारा 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे जब वीक एसिड का मिक्सचर की बात होगी तब ये चीज अप्लाई यहाँ पे तुम कर सकते हो, चीज याद रहेगा क्या। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजें समझते हैं। तो पहले यहाँ तक चीज देख लो, उसके बाद थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको अप्रोक्सीमेशन लूंगा और इसको भी अप्रोक्सीमेशन वहां पे लूंगा, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो अप्रोक्सीमेशन अगर हम लेते हैं तो क्या निकल के आता है, तो K1 निकल के आएगा मेरे पास C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा को क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसी तरीके से K2 क्या निकल के आएगा, इसी तरीके से K2 क्या निकल के आएगा अपने पास, K2 निकल के आएगा, ये रहा K2, ये K2 निकल के आएगा अपने पास C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो नोट्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अगर इधर एक C1 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी एक C1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसी तरीके से इधर अगर मैं C2 मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर एक C2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज करने का कुछ मीनिंग है यहाँ पे, तो उसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीज क्लियर हो रही है, क्या किया हुआ है वही किया हुआ है। ये C1 मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं किया था, सिंपल इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई, ये जब हमने अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, ठीक है। तो अब आगे चलता है। तो ये चीज अगर तुम्हारे पास निकल के आ गई तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखोगे तो अगर 1/2 करो, इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 करोगे तो ये आ जाएगा K1/K2 इज इक्वल टू अल्फा 1/अल्फा 2, ये निकल के आ जाएगा। तो K1/K2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल तुम्हारे पास अल्फा 1/अल्फा 2, मतलब जो K1 होगा वो किस पे डिपेंड, मतलब एक तरीके से डिपेंड कर रहा है कितना डिसोसिएशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा K है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक चीज समझ में आ गई, एक चीज तो ये निकल के आ गई, प्लस और हम यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं, अगर मुझे pH निकालना है, मतलब मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकता हूँ, यही लिखा हुआ है ना H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाती है तो मुझे H प्लस पता लग गया, मुझे H प्लस पता लग गया तो मुझे pH पता लग गया, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, जहाँ पे अल्फा नहीं आए, क्योंकि हमें अल्फा पता नहीं होगा, तो बिना अल्फा के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशंस। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, k1c1 प्लस k2c2, यही है ना, इज इक्वल टू c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 इंटू c1 अल्फा 1, ठीक है, प्लस c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 इंटू c2 अल्फा 2, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम देखोगे तो ये चीज कॉमन आ रही है ना दोनों रो, तो कॉमन ले लेते हैं, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 बच गया। चेक करो, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, स्क्वायर, मतलब c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 का क्या बन गया, स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है k1c1 प्लस k2c2 के बराबर है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2 के बराबर है ना। और इसका मीनिंग क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो ये चीज लिखी हुई है h प्लस, मतलब ये वैल्यू h प्लस के बराबर है, मतलब ये वैल्यू भी किसके बराबर है, h प्लस के बराबर है। चीज क्लियर हो रही है। तो तुम्हारे पास h प्लस की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2। तो अगर तुम्हारे पास h प्लस आ गया मतलब तुम्हें अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने क्या कर लिया, सिंपल तुम्हारे पास जो KOC था, KOC2 था, उससे तुमने h प्लस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगर तुम्हारे पास h प्लस आ गया तो तुम्हारे पास pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ h प्लस, माइनस लॉग ऑफ h प्लस होता है तो माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2 टू दी पावर हाफ, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ से तुम्हारे पास pH कितना निकल के आएगा, pH निकल के आएगा हाफ बाहर आ जाएगा, तो माइनस हाफ लॉग ऑफ k1c1 प्लस k2c2। तो ये तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ से pH की वैल्यू। तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने दो वीक एसिड को मिक्स करने पर उसका पीएच कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो काफी सिंपल सी चीज है, बस तुम्हें जो भी बेसिक चीजें थी वहां से स्टार्ट किया ताकि तुम्हारा जो बेसिक हो वो भी क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से तुम्हें प्रोसीड करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो एक क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे देता हूँ, उसको एक बार ट्राई करते हैं, उससे चीजें समझते हैं तो थोड़ी और चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर। क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसको सोल्व करते हैं और उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम दो वीक एसिड्स का मिक्सचर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये एसिड वाला समझ में आ जाएगा तो बेस वाला तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो एसिड वाला समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो समझोगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 m HOCl एंड 0.2 m CH3COH, दोनों वीक एसिड है तभी उनका Ka दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, तो उनका K क्या दिया हुआ है, K HOCl का दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ और K CH3COH का दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, और हमें और क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं इससे और आगे निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिंपल सा अगर बात करूं कि यहाँ पे C1, अगर मैं इस ये जो HOCl से जो भी रिलेटेड होगी उसको मैं C1 अल्फा 1 और K1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ से जो भी रिलेटेड होगी उसको मैं C2 अल्फा 2 और K2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हम जो डेरिवेशन समझा है उससे रिलेट कर पाए चीजों को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो C1 की वैल्यू वो होगी क्या, तो तुम बोलोगे कि सर C1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0.02 m, तो मैं बोलूंगा कि 0.02 m बेटा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो अब उन्होंने क्या किया है कि इक्वल वॉल्यूम्स के साथ मिक्स किया है, तो जो वॉल्यूम हो गया वो वॉल्यूम क्या हो गया, अब डबल, वॉल्यूम क्या हो गया डबल, और वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन हो कितना जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0.01, तो ये C1 कितना हो जाएगा 0.01। इसी तरीके से C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा 0.2/2, मतलब आंसर क्या आएगा 0.1। क्यों हो रहा है ये चीज, क्यों हो रही है ये चीज समझ में आ रही है। ये पहले था, ये 0.02 m कब था जब मिक्स नहीं किया था, मिक्स करने के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम डबल हो गया।
तो ये चीज भी तुम्हें यहाँ पे समझनी होगी। तो तुमने C1 निकाल लिया, यहाँ से तुमने C2 निकाल लिया, ठीक है। अब तुम्हें निकालना H प्लस, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो H प्लस का। H प्लस का सीधा फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2, ये था ना फॉर्मूला। तो चलो रूट ऑफ K1 की वैल्यू डालते हैं। तो K1 क्या है, K1 है अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू C1 कितना है 0.01, तो क्या इसको 10⁻⁻2 लिख दूं, चलेगा क्या, C1 को लिख सकता हूँ ना, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। प्लस प्लस K2 की वैल्यू क्या है, K2 है अपने पास 2 इंटू 10⁻5 इंटू C2 क्या है, C2 है 0.1 मतलब 10⁻1। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने रूट ऑफ 2 इंटू 10⁻4 10⁻2, तो 10⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻5 10⁻1, तो 10⁻6, तो 2 इंटू 10⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻6, तो ये हो गया रूट ऑफ 4 इंटू 10⁻6, है ना। इसको जब बाहर निकालोगे रूट से तो कितना आंसर आएगा, 2 इंटू 10⁻3। तो ये क्या निकल के आ गया, H प्लस। अपने पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इस पूरे सॉल्यूशन में, तो मैं आंसर दूंगा तुम्हें 2 इंटू 10⁻3 कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, M, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। पहले ये बताओ कि यहाँ तक चीज क्लियर हुई है कि किस तरीके से हमने H प्लस निकाला, ठीक है। अब H प्लस निकालने के बाद आगे कैसे प्रोसीड करें उसके बारे में देखते हैं। तो आगे प्रोसीड करने के लिए तुम लोगों को किस चीज की जरूरत होगी, तो चलो H प्लस निकाल लिया, तो चलो pH निकाल देते हैं, चलो pH निकाल देते हैं। तो pH कितना आएगा, pH आएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, ठीक है। तो ये 3 माइनस लॉग 2 मतलब 3 माइनस 0.3, मतलब आंसर आ जाएगा 2.7। मतलब इस सॉल्यूशन से जो भी pH आएगी वो कितनी आएगी, 2.7 आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कि pH कैसे कैलकुलेट करना है, आई थिंक वो चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैंने कुछ और यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस पूछे हैं तो उनको कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और आगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हें OCl माइनस चाहिए तो HOCl जो तुम्हारा वीक एसिड है वो टूटेगा कैसे, H प्लस प्लस OCl माइनस में, है ना। इसी तरीके से CH3COH भी तुम्हारा एक वीक एसिड है, तो ये टूटेगा तुम्हारा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। चीज क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब HOCl टूटेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C1, तो C1 माइनस C1 अल्फा 1, या इसको लिख देते हैं C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ये हो जाएगा C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1, ठीक है। ये था तुम्हारा स्टार्टिंग में C2, तो ये हो गया C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये हो गया C2 अल्फा 2, ये हो गया C2 अल्फा 2। अब अगर दोनों का क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C2 अल्फा 2, यहाँ पर भी क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C1 अल्फा 1, जैसे कि पहले किया था हमने, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली फिलहाल, H प्लस की वैल्यू निकाली थी ना अभी, कितनी आ रही थी H प्लस की वैल्यू, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। H प्लस की वैल्यू आ रही थी अपनी 2 इंटू 10⁻³ हमारी, ठीक है। चलो बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे OCl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब मुझे ये वैल्यू निकालनी है C1 अल्फा 1। अब मुझे C1 तो पता है, C1 पता है ना, इसका डिवाइड बाय 2 किया था, क्या मुझे अल्फा 1 पता है, तो तुम बोलोगे सर अल्फा 1 तो नहीं पता, तो अल्फा 1 कैसे निकाला जाए इसको सोचोगे। तो मैं तुम्हें अगर चीज बताऊं कि अल्फा 1 कैसे निकालना है, तो थोड़ा सा देखोगे इस चीज को, जैसे कि हम डेरिवेशन कर रहे थे। तो डेरिवेशन में अगर तुम्हें पता हो तो Ka1 इक्वल टू निकल के आया था C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, आया था क्या। देखो पीछे जाके डेरिवेशन देखो, चीजें वहां पे क्लियर होगी। फिर मैंने यहाँ पे C1 से मल्टीप्लाई किया था, C1 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो वो रहने दो, बस ये देखो वहां पे जाके ये किया था हमने। तो वहां से अगर बात करूं तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज क्या लिखी हुई है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। तो अगर ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई तो ये तो मुझे पता है, और क्या K1 पता है, तो तुम बोलोगे हाँ सर पता है। तो अल्फा 1 की क्या होगी, अल्फा 1 की वैल्यू आ गई K1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब K1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय K1 की वैल्यू
H प्लस की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से आ गई ये तुम्हारे पास अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। इसी तरीके से क्या मैं Ka2 के लिए तुम्हें पता है लिखा था Ka2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। सिमिलरली वही उसी जगह इंटू C2 किया था फिर हमने वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं वहां से बात करूं तो ये चीज क्या लिखी हुई है, फिर से ये चीज लिखी हुई है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अल्फा 2 निकालना है तो क्या होगा Ka2 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। Ka2 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा अपने पास H प्लस कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आंसर आ गया 10⁻²। तो ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, ठीक है। हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ से हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आगे चलता है, अल्फा 1 अगर अल्फा 2 फाइंड आउट कर लिया तो आगे चलता है। तो हमने अल्फा 1 भी मिल गया अल्फा 2 भी मिल गया। तो अल्फा 1 की वैल्यू मैं एक साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये काम में आएगी। अल्फा 1 आ गया 0.1 और यहाँ पे तुम्हारा अल्फा 2 आ गया 0.01, ठीक है, अल्फा 2 आ गया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो चलो रब कर देते हैं, लेकिन ये चीज क्लियर होगी ये कैसे निकाला है मैंने अल्फा 1 अल्फा 2। ये अप्रोच तुम्हें याद रखना है कि ये अप्रोच में कैसे लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलो अब मुझे OCl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो OCl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, OCl माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगी C1 अल्फा 1। तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू थी 0.01 इंटू अल्फा 1 कितना है 0.1। तो आंसर आएगा 10⁻³ निकल के आ जाएगा, ठीक है m। इसी तरीके से अगर मुझे CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी C2 अल्फा 2। तो ये हो गया C2 अल्फा 2। अब बताओ C2 की वैल्यू क्या थी, तो C2 की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो 0.1 थी। तो 0.1 इंटू 10⁻² तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ तो ये आ गया तुम्हारे पास CH3CO माइनस की वैल्यू, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन क्या बोला था कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता लगाओ, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये तो ठीक है कि ये तो इक्वेशन में था ये भी इक्वेशन में था तो हमने निकाल लिया, लेकिन OH माइनस तो है ही नहीं इक्वेशन में। लेकिन मैं तुम्हें अगर एक क्वेश्चन बताऊं कि तुम्हें मैंने लास्ट पिछले 2 लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला बताता आ रहा हूँ H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14, याद है क्या वो फॉर्मूला। तो अगर मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो पता है ना, तो अगर पता है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब 10⁻⁻14 को 10⁻⁻14 लिख देते हैं और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3, -3 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻11। इसको अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻12। ये क्लियर है, ये क्या किया है कैसे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। फिर मैंने क्या किया है एडिशनल, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने एडिशनल इस HOCl की वैल्यू भी निकाल ली है, नोट्स के अंदर देखोगे तो, और इसकी वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। तो वो कैसे निकाल ली है, बस C1 की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दी और उससे तुमने आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो वो नोट्स में जाके देखोगे तो तुम्हें आसानी से वहां पे मिल जाएगी। मेन क्वेश्चन जो था उसके जो आंसर्स थे वो कैसे निकाले हैं मैंने, आई थिंक वो तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो काफी सिंपल सी चीज थी जो तुम्हें यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, और आई थिंक ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से 2 वीक एसिड्स को जब मिक्स किया जाता है तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, और सेम तरीका तुम्हारा वीक बेस के अंदर भी लगेगा। अभी तक हमने बात किया था कि 2 वीक एसिड्स को अगर मिक्स किया जाए तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर मिला दिया जाए तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता है 2 स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हो गए तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए KO Ka की तो जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि उनके अंदर तो 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसको मैं करके तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.1 NaCl एंड 50 ml ऑफ 0.1 NaHNO3, ठीक है। ये भी एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ऐसे लिखती है। अब होगा क्या कि तुम्हें करना कैसे इसको, तो तुम क्या करोगे सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट्स निकालोगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। तो इस HCl के मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो तुम्हें पता होता है N इंटू बी होता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50, तो ये आंसर आ गया 5।
इसकी मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए 5। चलो इसी तरीके से मैं निकालता हूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 कितना हो गया, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया n इंटू 20 में भी लगा दो 0.1 इंटू 50, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। ठीक है, अब तो ये दोनों क्या है एसिड है ना, तो इन दोनों एसिड्स के मिली इक्विवेलेंट ऐड कर देते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड तो कितना हो जाएगा 5 + 5, आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास 10। ठीक है, तो जो पूरा एसिड है उस पूरे एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए 10 हो गए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, तो वॉल्यूम टोटल हो गया 50 + 50, तो आंसर क्या हो गया 50 + 50 मतलब आंसर आ गया 100 ml। ठीक है, चलो बढ़िया। अब तुम्हें मिली इक्विवेलेंट पता है और तुम्हें वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है ना टोटल, चलो मेरे पास 10 है, वॉल्यूम कितना है 100 है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि n इंटू 100 ml इज इक्वल टू 10, तो तुम्हारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 10/100, है ना, 10/100 का मतलब क्या है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 या 0.1 बोल दो। अब ये जो नॉर्मेलिटी आ रही है किसकी आ रही है एसिड की, और ये तो 100% डिसोसिएट होता है, इसका मतलब यही क्या लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ लिखा हुआ है, तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ पता लग गया, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है तो ना तो अल्फा चाहिए ना Ka चाहिए, तो तुम्हें H+ पता लग गया, तो pH क्या होगा, pH हो जाएगा -log of H+, pH अगर हो जाएगा -log of H+ मतलब -log of कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0.1, मतलब -log of 10 की पावर -1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1, मतलब इस सॉल्यूशन का जो pH निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1, pH निकल के आएगा 1, क्योंकि H+ कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास 10 की पावर -1। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब कैसे करना है, थोड़ा सा एक फॉर्मूला ही बना देता हूँ कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालती है, सिग्मा n1 सिग्मा nv अपॉन सिग्मा v। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। सिग्मा nv का मतलब क्या है कि ये n1v1 प्लस n2v2 किया, तो ये आ गया तुम्हारे पास 10। ठीक है, मैंने डिवाइड बाय किया सिग्मा v, मतलब मैंने डिवाइड किया था 100 मतलब v टोटल, तुम्हारे पास क्या आ गया था इसका H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रख लो तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप बोल सकता है कि 2 स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो वहां पे तुम्हारे पास OH- के लिए सिमिलर तरीका लगाना है, तो तुम्हारे पास वहां पे OH- की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन से क्या निकालोगे POH निकलेगा, तो POH को फिर 14 से माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा pH का। क्लियर हो रहा है क्या समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये सिंपल सा चीज याद रखो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल, कि H+ कैसे निकालते हैं, pH कैसे निकालते हैं इन द केस ऑफ कि जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिला जाए, 3 को मिला देगा तो क्या होगा n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3, उससे H+ आ गया तो pH आ गया। क्लियर है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला क्लियर है, तो सिंपल सी चीज है, ये काफी ज्यादा सिंपल है। थोड़ा सा बस जो स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड वाला बताया था उसको थोड़ा अच्छे से देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने वाला हूं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो तब कैसे पीएच फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी काफी सिंपल है, लेकिन पहले इस चीज को समझते हैं और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे 2 और क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो समझोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml 0.1 n HCl विद 50 ml 0.1 n NaOH। ठीक है, तो HCl जो है हमारा वो क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो हमारा NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें सिंपल सा काम क्या करना है, फिर सिंपल मिली इक्विवेलेंट निकालना है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, n इंटू बी। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है 0.2 इंटू 50, 0.2 इंटू 50, आंसर क्या आ गया 10। चेक करोगे एक बार 10 आ गया। इसी तरीके से तुम निकालोगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया n इंटू बी, तो n इंटू बी यहाँ पर भी करोगे तो आंसर आएगा 50 इंटू 0.1, मतलब आंसर कितना आया तुम्हारे पास 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया ना। अब क्या होगा कि HCl और NaOH में से बताओ किसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो तुम बोलोगे कि सर HCl का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। अब जब मिक्स करेंगे ना तो इसका जो 10 मिली इक्विवेलेंट है उसमें से 5 मिली इक्विवेलेंट तो चला जाएगा NaOH को न्यूट्रलाइज करने में, और बच कितना जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड,
तो आंसर क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा 10 - 5, मतलब आंसर क्या आएगा 5। मतलब इतना मिली इक्विवेलेंट तुम्हारे पास बचा रहेगा एसिड का। चीज क्लियर है, आगे चला जाए, बहुत बढ़िया, चीज काफी ज्यादा सिंपल है। चलो, तो मिली इक्विवेलेंट कितना बचा रहेगा तुम्हारे पास एसिड का, 5। अब क्या करना है, तुम्हें पता है कि मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, n इंटू वी, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। अब तुम्हें n निकालना है, v टोटल कितना है, v टोटल है 50 + 50 मतलब हो गया 100, तो ये आंसर आ गया 5। तो तुम्हारे पास n कितना निकल के आ गया, n निकल के आ गया तुम्हारे पास 5/100। अब ये जो भी नॉर्मेलिटी है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये किसकी है, HCl की, क्योंकि NaOH तो पूरा खत्म हो गया। तो ये कितना निकल के आ रहा है, इसको निकाले तो ये निकल के आएगा 5 × 10⁻², -2 निकल के आएगा। और यही किसके बराबर होगा, H+ के बराबर होगा, क्योंकि HCl की कॉन्सेंट्रेशन है, और HCl क्या है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हो जाएगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 5 × 10⁻²। तब यहाँ से H+ निकल गया, तो pH कितना होगा, pH होगा -log(H+), तो pH हो जाएगा -log(H+), मतलब -log(5 × 10⁻²). तो ये आंसर आ जाएगा 2 - log(5). चीज समझ में आ रही है, और 2 - log(5) होता है 2 - 0.7, तो ये आंसर आ जाएगा 1.3। मतलब इस सॉल्यूशन से जो भी तुम्हारा pH निकलेगा वो कितना आएगा, 1.3 निकल के आएगा। आई थिंक चीज क्लियर हो गई होगी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना सिमिलरली उसी तरीके से है, पर समझोगे। लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 800 ml 0.05 n NaOH एंड 200 ml ऑफ 0.1 n HCl। ठीक है, तो सेम मिली इक्विवेलेंट निकालो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बताओ कितना आएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना आएगा, 0.1 n इंटू वी कर दो, तो 0.1 इंटू 200, तो आंसर आएगा ये 20। चेक करो एक बार सही है क्या। इसी तरीके से मैं निकाल रहा हूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, कितना आंसर आएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आएगा तुम्हारे पास 800 इंटू 0.05, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 40। चेक करो, अब बताओ कौन ज्यादा है। अब तुम बोलोगे सर अब की बार NaOH ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। अब होगा क्या कि 40 में से 20 मिली इक्विवेलेंट तो कहाँ चले जाएंगे, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने में, तो 40 में से 20 चले गए, तो रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, क्या आंसर आएगा, रिमेनिंग का आंसर आएगा 40 - 20, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल तुम्हारे पास 20। तो इतने मिली इक्विवेलेंट NaOH के तुम्हारे पास क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। चलो इतने मिली इक्विवेलेंट बचे रहेंगे, अब थोड़ा सा और आगे समझ के देखते हैं इसको। अब इतने बचे रहेंगे, तो बताओ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू वी इज इक्वल टू 20। अब तुम्हारे पास V टोटल कितना है, तो 800 + 200, क्या आंसर आ जाएगा, V आ जाएगा तुम्हारे पास 1000 की। समझ में आ रही है, 800 + 200, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 25/1000, 20/1000, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻²। चेक करो बात सही है क्या, 2 × 10⁻²। ये चीज क्या है, ये आपकी बार तुम्हारे पास बेस है, तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी। ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास NaOH बचा है, तो ये OH- की कॉन्सेंट्रेशन है। तो POH निकाल लो, कितना है POH आएगा -log(OH- करके, -log(OH- मतलब -log(2 × 10⁻² कर दें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 - log(2), मतलब 2 - 0.3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1.7। तो ये 1.7 क्या निकल के आया, POH निकल के आया। अब pH निकालना है तो क्या लगा सकते हो, pH + POH = 14। तो pH कितना हो गया, 14 - POH, मतलब 14 - 1.7, तो ये आंसर कितना निकल के आएगा, 14 - 1.7 आ जाएगा 12.3। तो इस जो सॉल्यूशन का pH निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12.3 निकल के आएगा। 12.3 मतलब 7 से ज्यादा है, मतलब बेसिक है, तो हाँ बेसिक था। यहाँ पे 1.3 मतलब 7 से कम है, मतलब एसिडिक, तो H+ निकल के आएगा। तो चीजें क्लियर हो रही होगी, मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या समझाया है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, काफी बार 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स किया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया जाए तो किस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे चीजें वेरी करेगी। तो आई थिंक चीजें क्लियर होगी। अब तुम्हें एक लास्ट टॉपिक में यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक एसिड के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो फिर कैसे उसका pH फाइंड आउट करेंगे, तो उसके डेरिवेशन के बारे में हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हम मिक्सचर लेते हैं किस किस का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का, उसका pH कैसे निकालेंगे। तो आराम से देखोगे, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड,
ठीक है। एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर पीएच निकाला जाए तो कैसे निकालोगे? ये सेम चीज जो भी तुम्हें मैं एसिड के लिए बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें तुम्हें बेस के लिए अप्लाई करनी है, बेस के अंदर भी सेम चीजें तुम्हें अप्लाई करनी है, तो आराम से समझोगे। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज HA है हमारे पास कोई वीक एसिड, ठीक है, HA है हमारे पास कोई वीक एसिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है हमारे पास, इसका अल्फा 1 डिसोसिएशन है, ठीक है, और इसका Ka होगा तो वो Ka1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये वीक एसिड है तो उसके लिए हमें तीनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। लेकिन एक और हमारे पास अगर सपोज HP है जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें बस इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले रहा हूँ, सिंपल C2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस तरीके से हमने उसको चीजों को ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, काफी सिंपल सी चीजें, सिमिलरली चीजें हमें बार बार करनी है। HA से कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस A माइनस की तरफ, ठीक है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में C1 थी तो यहाँ कितना हो जाएगा, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ये हो जाएगा C1 अल्फा 1, और ये कितना हो जाएगा, C1 अल्फा 1, सही है। HB है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो किसकी तरह टूटता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो ये कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस B माइनस के अंदर। स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है तो यहाँ पे 0 0 रहेगा, जब इससे कुछ डिसोसिएट होगा तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा, C2 और C2। अब तुम देखोगे कि पूरे इस जो भी सॉल्यूशन बनेगा इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी कितनी, तो C1 अल्फा 1 तो इसकी वजह से और C2 इसकी वजह से, तो यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 अल्फा 1 प्लस C2 वैल्यू हो जाएगी। चीज समझ में आ रही है, वही जो हमने लास्ट टाइम पे किया था। तो अगर इसका Ka फाइंड आउट किया जाएगा तो Ka क्या होगा, Ka होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो लिखा जाएगा। अब मुझे बताओ कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, तो तुम बोलोगे सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C1 अल्फा 1 प्लस C2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, है ना। तो C1 से C1 कैंसिल आउट कर दो, तो C1 से C1 तो गया। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि जो वीक एसिड है काफी ज्यादा वीक है, तो इसका अल्फा 1 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, अप्रोक्सीमेशन ले लिया सपोज, तो 1 माइनस अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्स 1, तो 1 माइनस अल्फा 1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1, तो तुम्हारे पास Ka की वैल्यू क्या आ गई, तुम्हारे पास Ka की वैल्यू आ गई C1 अल्फा 1 प्लस C2 इंटू अल्फा 1, यही तो वैल्यू निकल के आई तुम्हारे पास, तो ये वैल्यू निकल के आई। अब तुम देखोगे तो तुम्हें C1 C2 पता होगा, वैसे Ka पता होगा, तो तुम्हें अल्फा 1 के इसमें एक क्या बनेगी तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर अल्फा 1। तो अगर अल्फा 1 के लिए क्वाड्रेटिक सोल्व करेगा तो वहां से अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता लग जाएगी, अल्फा की वैल्यू पता लग गई। अब बताओ H प्लस की वैल्यू क्या है, तो H प्लस तुम्हारे पास क्या है, H प्लस है तुम्हारे पास C1 अल्फा 1 प्लस C2, है ना। तो ये तुम्हारे पास H प्लस है, यहाँ पे अल्फा 1 की जैसे वैल्यू पता लगती है तो अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आने पे pH कैसे निकालोगे, pH निकालोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस करके, है ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस करके निकालोगे, तो pH निकाले तो मैं माइनस लॉग ऑफ क्या निकलोगे, C1 अल्फा 1 प्लस C2, बस वैल्यू निकालना है तुम्हें अल्फा की, यहाँ पे थोड़ी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि वो कभी भी स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में कभी पूछता ही नहीं है, या तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पूछता है वो वीक वीक पूछता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है, तो इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट जनरली जेई और नीट प्रेफर करता ही नहीं, ठीक है। वो हमेशा बस बच्चे का वो चेक करना चाहता है कि उसको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वो ये नहीं चेक करेगा कि बच्चे को कैलकुलेशन आता ही है या बच्चे को 2 इंटू 2 आता है या 2 इंटू 4 आता है या नहीं आता है। तो तुम्हें बस चीजें क्या करनी है, तुम्हें चीजें समझनी है कि कैसे अप्रोच करना है। तो मैं तुम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम करने के कुछ तरीके बता देता हूँ कि कभी भी तुम अगर आयनिक का क्वेश्चन कर रहे हो ना तो हमेशा बेसिक से चलो। बेसिक से चलने का मतलब क्या है कि जैसे मैं क्या करता हूँ हमेशा कि जैसे ये मैंने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया, तो सपोज तुम खुद लो कि अच्छा अगर तुम्हें CH3COH दे दिया तो तुम ये लेके उसका ये वाली इक्वेशन लिखो, उसके लिए C1 लिखो, फिर उसके लिए ये चीज लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। मतलब ये नहीं कि सीधा फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, सीधा फॉर्मूला मत लगाओ, बेसिक से चलो, एक एक स्टेप करो। अच्छा अल्फा 1 को लेस देन वाला अल्फा 1 किया, फिर यहाँ पे पुट किया, फिर इसके बाद Ka से तुम्हारे पास ये निकल के आया, उससे मैंने ये निकाला, उसके बाद मैंने H प्लस की वैल्यू यहाँ से पुट करी। ऐसे चलो, बेसिक से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से मत चलो, यहाँ मत लगाओ सीधा फॉर्मूला, यहाँ से चल के फॉर्मूला निकालो खुद। बार बार फॉर्मूला निकालोगे तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो
आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बेसिक से पकड़ के चलो, मतलब जहां से मैंने डेरिवेशन करवाता हूँ ना, डेरिवेशन, वो डेरिवेशन को जहां से स्टार्ट करता हूँ वैसे तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बस होता क्या है कि डेरिवेशन में मैं कुछ वेरिएबल्स मान लेता हूँ और क्वेश्चन के अंदर उनकी वैल्यू दी हुई होती है तो उनको बस पुट करना पड़ता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन करने 100% तो तुम्हें बेसिक आना चाहिए, मतलब तुम्हें यहाँ से चीजें समझ में आनी चाहिए लेके वहां तक, तब जाके तुम सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी इक्विलिब्रियम। अभी काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बचे हुए हैं इसके अंदर जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। फिलहाल जो भी मैंने चीजें तुम्हें बताई है इनसे बस एक बेसिक नॉलेज है यानी इक्विलिब्रियम के अंदर जो तुम्हारे साथ मैंने शेयर किया है। अगले लेक्चर के अंदर भी कुछ ऐसी बेसिक डेफिनेशंस के साथ मैं वापस आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तब तक के लिए तुम्हें इसमें जो भी डेरिवेशंस मैं करवा रहा हूँ, जो भी मैं तुम्हें चीजें यहाँ पे सिखा रहा हूँ, वो चीजें तुम्हें एक बार डेरिवेशन खुद से करना है कि मैं ये डेरिवेशन कैसे ले आया हूँ, मैंने कहाँ पे कौन कौन से अजम्पशंस लिए हैं। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी क्लैरिटी, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी किसके अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दो जाके, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, हवा बना रखा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टफ चैप्टर है। समझो, चीज़ों को आसानी से करो तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो, इससे आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो बस मेहनत करोगे ना तो सारा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ कि अगले लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ के आओगे, सारी चीज़ें अच्छे से करके आओगे। इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर ब्लॉग के लिंक पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके तुम आराम से देख सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए रहेगा मेरी तरफ से बाय।